इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 16 के बारे में। आर्टिकल अनुच्छेद हम लोग 16 को समझेंगे अच्छी तरह से, इसमें क्या कंसेप्ट है। अगर एक लाइन में इसको याद रखना है तो इतना याद रखिएगा कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब सरकारी नौकरी के अंदर में इक्वल प्रोटेक्शन सभी को दिए जाएंगे, इक्वल का अपॉर्चुनिटी दिए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि कई मान लीजिए दूसरे कास्ट को या फिर किसी निचले कास्ट को है तो उसके लिए अलग क्वेश्चन सेट किए जाएंगे, अपर कास्ट के लिए कुछ अलग क्वेश्चन के सेट किए जाएंगे कोई भी वैकेंसीज के लिए। तो ये बात करता है आर्टिकल नंबर कितना, तो 16। आर्टिकल हम लोग 15 पढ़ चुके हैं। पिछले बार हम लोग आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक डील करता है फंडामेंटल राइट को। ये कौन सा फंडामेंटल राइट डील करता है। हम लोग ये भी जानते हैं कि फंडामेंटल राइट ये पार्ट 3 में आता है। फंडामेंटल राइट किसके, पार्ट 3 के अंदर में आता है। इसके अंदर में टोटल 24 आर्टिकल आपको मिल जाएंगे फंडामेंटल राइट के अंदर में, ठीक है। अब देखिएगा आर्टिकल हम लोग बात कर चुके हैं कितना, 12 के अंदर ये स्टेट को डिफाइन किया है, ये स्टेट ये अथॉरिटी के स्टेट को डिफाइन किया है, ना कि ये बिहार यूपी वाला स्टेट को डिफाइन किया है। याद रखिएगा यहाँ पे बहुत सारे एनजीओस को भी अथॉरिटी, गवर्नमेंट को भी अथॉरिटी के रूप में देखा है। आर्टिकल हम लोग 13 के अंदर बात किए थे कि जो इंडिया जब तक आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले जो भी लॉ अप्लाई किए गए थे इंडिया के अंदर में, और वो फंडामेंटल राइट को अगर वायलेट करता है इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद तो उसको वायलेट कर दिया जाएगा, उसको समाप्त कर दिया जाएगा, उसको फिनिश कर दिया जाएगा। आर्टिकल हम लोग 14 की बात करें तो इसमें हम लोग बात किए थे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात किए थे। दो लॉ, इसमें दो कंसेप्ट है, इसको हम लोग बात किए थे, समानता के अधिकार की बात किए थे। अब देखिएगा आर्टिकल 15 के अंदर हम लोग बात किए थे डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट। हम लोग 5 बेस पढ़े थे, सेक्स के आधार पे, रिलीजन के आधार पे और डिसेंट के आधार पे। यहाँ पे किसी भी व्यक्ति के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, इस बारे में हम लोग सीखे थे। और आर्टिकल 16 अभी हम लोग बात करेंगे, इसमें हम लोग सीखेंगे कि यहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक, ठीक है, 18 तक ये बात करता है राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, इक्वालिटी। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपसे पूछा भी जा सकता है राइट टू इक्वालिटी के अंदर में कौन सा कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल होते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं ये बन जाते हैं कि फंडामेंटल राइट का आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक 12 से लेकर के 35 तक है। टोटल फंडामेंटल राइट में आर्टिकल कितने आते हैं तो आप याद रखें 24 आर्टिकल है। फंडामेंटल राइट कौन सा पार्ट में है तो आपको याद रखना तीसरा पार्ट में है। स्टेट को डिफाइन किस आर्टिकल में किया गया है तो याद रखिएगा आर्टिकल 12 में किया गया है। आर्टिकल 13 में हम लोग समझ गए। आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक को क्या कहा जाता है तो राइट टू इक्वालिटी। इसमें इक्वालिटी की बात की गई है, मतलब हमारे इंडिया के अंदर में बहुत सारे कास्ट हैं, बहुत सारे रिलीजन हैं, रिलीजन भी हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे हैं, उसको इक्वेट करने का काम करेगा ये। पहले जो है भेदभाव किया जाता था, किस सेक्स के आधार पे किया जाता था, अभी भी किया जाते हैं, कास्ट के आधार पे किए जाते थे, उस सारी चीज़ को समाप्त करने का प्रयास करने का कोशिश किया गया है आर्टिकल 14 से लेकर के 18 के अंदर में। अब देखिएगा पिछले बार जो हम लोग बात किए थे आर्टिकल, हम लोग बात किए थे 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल आज बात कर रहे हैं 16 के बाद। तो याद रखिएगा आर्टिकल 14 जो है ये ब्रॉड कंसेप्ट को डिफाइन करता है, मतलब इसके अंदर सिर्फ ये बात करता है कि इंडिया के अंदर में जो भी लोग हैं या फिर आउटर भी लोग इसके इंडिया के अंदर में आते हैं तो उसके प्रोटेक्शन की बात करता है, ठीक है। यहाँ पे कोई कास्ट को ज़्यादा कुछ रेफरेंस नहीं दिया गया। जबकि हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 15 के अंदर ये बेस डिफाइन कर देता है, ये इससे थोड़ा लेस कह सकते हैं, इसमें कंसेप्ट दिए गए हैं, एक फिक्स एरिया को डिफाइन करने का काम करता है। जानते हैं हम लोग इसके डिस्क्रिमिनेशन किसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन किए जाते हैं। यहाँ पे हम लोग कास्ट वाइज डिस्क्रिमिनेशन किए जाते थे, है ना, नीच कोयरी लोहार ब्राह्मण, इस तरह की सारी चीज़ चलती थी। और आर्टिकल जब हम 16 की बात करते हैं तो इससे भी कम कंसेप्ट को डिफाइन करता है। ये इसका सेक्टर फिक्स है कि ये जो बात करेगा ये बात करेगा एम्प्लॉयमेंट को लेकर। अब एम्प्लॉयमेंट में जो बात करेगा क्या क्या तो अपॉइंटमेंट को लेकर के बात करेगा या फिर उसमें कैसे शामिल हो जाए इस बारे में बात करेगा। तो ये याद रखिएगा ब्रॉड कंसेप्ट 14 है, 15 उससे लेस है, उससे भी लेस 16 है जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं।
आर्टिकल 16 के अंदर में अगर याद करना है, सिर्फ ये लाइन याद कर लीजिए, आर्टिकल 16 का कहानी समाप्त हो जाएगा। ऐसे आर्टिकल जब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 16 के अंडर में क्लॉजेस तो बहुत सारे हैं। जैसे 16 का ए क्लॉज है, 16 का 2 क्लॉज है, 16 का 3 क्लॉज है, 16 का 4 क्लॉज है। 4 क्लॉज का सब क्लॉज भी आपको मिल जाएगा। तो 14 का ए सब क्लॉज, 14 का देखिए 14 का 4 सब क्लॉज आपको ए मिल जाएगा, उसी तरह 4 और फिर बी मिल जाएगा, उसी तरह 6 या 5 मिल जाएगा, उसके बाद 6। तो इसके अंदर में इतने सब क्लॉज मिल जाएंगे, और सब क्लॉज की बात करें तो ए और बी यहाँ से आपको मिल जाएंगे। मतलब इसमें अलग अलग चीज़ डिफाइन किए गए हैं, आर्टिकल कितना 16 को अलग अलग पॉइंट वाइज डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसके अंदर में कितने सब क्लॉज हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सब क्लॉज कितने हो जाएंगे, तो 2। तो ये आर्टिकल 16 के अंदर में होता है। अब ये पूरे आर्टिकल 16 के अंदर में डिफाइन किसको कर रहा है, ये जो आर्टिकल का जो क्लॉज की बात कर रहे हैं ये किसको डिफाइन कर रहा होगा, तो सिर्फ इसी बात को डिफाइन कर रहा होगा अलग अलग तरीका से। अब देखिए यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अब ये बात किसके लिए करेगा, तो इंडियन सिटीजन के लिए बात करेगा। अब ये इन द मैटर ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये जो किस तरह का पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो गवर्नमेंट का जो भी वैकेंसीज आती है उस बारे में बात करेगा। ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब सरकारी जो जॉब होते हैं, सरकारी जो पोस्ट होते हैं, उसमें किस तरह के इक्वल अपॉर्चुनिटी लोग को दिए जाएंगे, इस बारे में बात करेगा। अब देखिएगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर स्टेट गवर्नमेंट बिहार पुलिस का कोई वैकेंसी देती है तो लोहार के लिए कुछ अलग सा क्वेश्चन सेट किया करेगा, और मुस्लिम के लिए कोई अलग क्वेश्चन सेट करेगा, और ब्राह्मण के लिए कुछ अलग सेट करेगा। ऐसा नहीं होगा, पूरे इंडिया के अंदर में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब ये चीज़ किसके लिए डिफाइन करता है, तो स्टेट के लिए डिफाइन करता है। अब ये स्टेट कौन सा, जो आर्टिकल 12 में डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 12 आप एक बार देख लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया, कौन ये काम को अपॉर्चुनिटी जो देना है इक्वल, वो किससे कहा जाता है, तो ये स्टेट से डिफाइन करता है, स्टेट को कहता है, किसके अंदर, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर कहता है। अब देखिएगा, ये जो कहा कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी दिए जाएंगे, तो एक बेस बना दिया कि किस बेस पर कहा जा रहा है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी दिए जाएंगे। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे 6 बेस दिए गए हैं। इस बेस पे किसी भी व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, कॉन्शियस डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। अब ये भेदभाव इस बेस पे नहीं किया जाएगा, इसके अदरवाइज अगर कोई चीज़ दिखता है इसके अलावा तो उस पर आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। देखिएगा, रिलीजन के बेस पे आप किसी भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जब सरकारी गवर्नमेंट का कोई भी वैकेंसी आती है तो उसमें रिलीजन के बेस पे ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ हिंदू भर सकते हैं, सिर्फ मुस्लिम भर सकते हैं या फिर क्रिश्चियन भर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। इस बात को डिफाइन कर दिया। रेस के बेस पे भी इस पे डिफाइन कर दिया कि नहीं कर सकते। उसी तरह कास्ट के बेस पर भी डिफाइन कर दिया, क्योंकि अपने इंडिया के अंदर बहुत सारे कास्ट है, डिफरेंट कास्ट है। तो आप जानते हैं रिजर्वेशन भी कहेंगे, आपका दिमाग में आएगा कि यहाँ पे तो रिजर्वेशन देकर के डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट के अकॉर्डिंग तो रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो फिर वो तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जबकि इस आर्टिकल में कहता है नहीं करना है। तो आगे चल के हम लोग बात करेंगे क्या बात है उसमें। उसके बाद सेक्स के बेस पर भी आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। प्लेस ऑफ रेजिस्टेंस, इस पे भी नहीं कर सकते, और डिसेंट के बेस पे नहीं कर सकते। ये याद रखिएगा कि ये 6 पॉइंट है, इसके बेस पे आप डिस्क्रिमिनेशन किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट में नहीं कर सकते। अब देखिएगा, डिस्क्रिमिनेशन तो यहाँ पर दिख रहा है कि इस बेस पे हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज आते हैं जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। जैसे बिहार के अंदर में बिहार पुलिस के लिए 35% रिजर्वेशन है वुमेन के लिए, मतलब लड़कियों के लिए। ये 2016 के अंदर में इसको इस रिजर्वेशन को नीतीश गवर्नमेंट इसको अप्लाई किया था। हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। तो फिर हम लोग देख रहे हैं कि अगर कोई भी वैकेंसीज आती है और आर्टिकल 16 कह रहा है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, तो पहले ही अगर 100 सीट आता है बिहार गवर्नमेंट के अंदर में, ठीक है, उसमें से पहले आप क्या किए, 35% मतलब 35 इसमें सीट जो है आप किसके लिए रिजर्व कर दिए, तो वुमेन के लिए आप रिजर्व कर दिए। ठीक है, बल्कि बच गया कितना, तो इसमें बच गया आपका 65।
अब इसके अंदर में सभी लोग फाइट कर रहे हैं, इसके अंदर भी अब उसके एसटी का अलग, ये सारी कहानी रिजर्वेशन अलग अलग आती हैं। तो याद रखिएगा क्या डिस्क्रिमिनेशन ये जो दिख रहा है किसके आधार पे, तो ए हो गया मान लीजिए बॉयज़ और ए हो गया गर्ल, तो आपको दिख रहा है कि सेक्स के आधार पे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। अगर 35% रिजर्वेशन दिया गया है वुमेन्स को, तो उसी तरह आपको देना चाहिए बॉयज़ को भी 35% रिजर्वेशन देना चाहिए आर्टिकल 16 के अकॉर्डिंग, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो याद रखिएगा इस बेस पे तो कह दिया कि डिस्क्रिमिनेट नहीं किए जाएंगे, लेकिन बहुत जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन अलाउ होते हैं, और ये होता है वेलफेयर, ये सोशल वेलफेयर के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पे कोई भी स्टेट का अगर कोई निचला तबका जो कि विकास नहीं कर रहा है, उसका विकास करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, उसको अपने बराबर लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस रिजर्वेशन को लाते हैं। रिजर्वेशन को लाने के लिए सिंपल कहानी यही होता है कि मान लीजिए कि पहले से हम लोग बहुत कहानी पढ़े हैं कि अगर एक लाइन इतना बड़ा है, अगर दूसरा लाइन इसको छोटा करना है तो क्या करें, तो हम लोग को पढ़ाया गया है कि इससे बड़ा लाइन खींच देना। लेकिन आप रिजर्वेशन देकर के एक कहानी समझ सकते हैं कि पहले से जो निचले कास्ट के लोग हैं, एक ऊपर वाले कास्ट के हैं, अब क्या किया गया कि आपके पास तो लिमिटेड सीट है, तो अब क्या किया, क्योंकि ये तो पहले से डेवलप्ड है, ऊपर वाले कास्ट वाले तो पहले से डेवलप है, नीचे वाले कास्ट तो डेवलप उतना है नहीं। जैसे हम लोग बात करें वुमेन की बात करें तो ये तो उतना डेवलप है नहीं, यहाँ बॉयज़ की बात करें, मेन की बात करें तो डेवलप है। अब क्या किया गया कि जब भी सीट अगर 100 आ रहे हैं तो ये तो कोई भी वैकेंसी आता है तो ये तो जल्दी निकाल लेंगे, इनको तो मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि मान लीजिए पहले से पढ़ रहे हैं, ये बाद में पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो ये तो पहले निकालेंगे, ये तो बाद में निकालेंगे। अब क्या किया गवर्नमेंट, कह दिया कि इसमें से 30 गो या 35 गो, 35 सीट पर रहा है, 35% है, 35% रिजर्वेशन दिया गया 2016 में, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसको फिक्स कर दिया कि अब इसमें जो 65 है इसके अंदर तुम लोग फाइट करो, इतना सीट छोड़ दो एकदम इसके लिए, ये बढ़े न बढ़े इनके लिए। अगर आपका कट ऑफ, जैसे इसके लिए अगर आपका कट ऑफ जाता है मैंने 62, तो इनके लिए 45 में भी हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, क्योंकि इनके पास एजुकेशन का इनिशियली कोई प्रॉब्लम रहा या फिर कास्ट वाइज इनिशियली प्रॉब्लम था, इसलिए इनका कट ऑफ बहुत कम जाएगा, आपका कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, ठीक है। अब समझिएगा इसी को इक्वेट करने के लिए, दोनों को बराबर करने के लिए, यहाँ तक लाने के लिए इस रिजर्वेशन शिफ्ट को लाया गया। और रिजर्वेशन लाया गया तो दोनों को बराबर करने का प्रयास किया गया, ताकि ये भी, इसका भी कंट्रीब्यूशन किसी भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर में रहे, इसलिए रिजर्वेशन दिया गया। रिजर्वेशन जो देने का काम करती है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है, उसको हम लोग समझेंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए कि ये जो पॉइंट लिखे गए हैं इस बेस पे तो हम लोग जान रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेट नहीं किए जाएंगे, लेकिन हम लोग अभी हर क्षेत्र में आपको मैं दिखा दूंगा, इसमें भी देखेंगे कि आपको कुछ रिजर्वेशन दिए गए हैं, लेकिन एक किस तरह का रिजर्वेशन, या कह सकते हैं ये जो कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेट किए जा रहे हैं, तो ये है कुछ प्रिमिटिव डिस्क्रिमिनेशन किए जाते हैं, ठीक है ना। ऐसा डिस्क्रिमिनेशन है जिसको ज़रूरी है किसी भी एक सेक्टर को उठाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे उसी तरह हम लोग कास्ट पर बात कर लेंगे, रेस पे ज़्यादा कुछ बनता नहीं, सेक्स के बेस पे और रेजिस्टेंस के बेस पे हम लोग बात कर लेंगे कि इतना जो बेस दिख रहा है 1 2 3 4 ऐसे बेस है जिस पे हम लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, और ये आपके समाज में दिखेगा कि किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं डिस्क्रिमिनेशन किस बेस पे नहीं करते, ये समझ लीजिए, और हम लोग समझ लेते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन अलाउ है किस बेस पे और किस बेस पे उसको किया। अब चलिएगा हम लोग बात कर लेते हैं डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं तो किस बेस पे कर सकते हैं। हम लोग 6 पॉइंट पर हैं जिस पे हम लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते थे, और उस सब पे अलाउ भी है, किस तरह से अलाउ है उसको अब समझने की बात है। अगर मान लीजिए पहले हम लोग बात करें कि रिलीजन के बेस पे हम लोग कभी भी डिस्क्रिमिनेशन किसी भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर में नहीं कर सकते, सभी को इक्वल प्रोटेक्शन देना है, इक्वल को अपॉर्चुनिटी देना है सभी को। अब देखिएगा यहाँ पे कुछ डिस्क्रिमिनेशन अलाउ है, वो क्या है, तो सोशल वेलफेयर के लिए ये ज़रूरी है, उस संस्था के लिए, फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो ज़रूरी है कि वो रिजर्वेशन दे। जैसे मान लीजिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, मान लीजिए बिहार पुलिस का फॉर्म आ रहा है, ठीक है, बिहार पुलिस क्योंकि अभी फॉर्म आया है तो इसलिए दिमाग रखेंगे। मान लीजिए बिहार पुलिस का एक फॉर्म आया है, ठीक है, और इसके अंदर एक फिक्स किया गया कि 12 लेवल पे ये सभी लोग भर सकते हैं। तो अब देखिएगा यहाँ 10th वाले स्टूडेंट के लिए तो डिस्क्रिमिनेशन किए जा रहा है ना, कि जो 12 बच्चा जो कर रहा है, ठीक है, वो भी स्टूडेंट है, और जो 10th कर रहा है वो भी एक स्टूडेंट है। तो क्या ये सिर्फ 12 वाले क्यों भर सकते हैं, फिर 10th वाले तो कहेंगे मेरा फंडामेंटल राइट का क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है।
ए चल जाएगा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। तो यहाँ पे कहा गया कि भाई उसमें देखिएगा जो क्लॉजेज हैं उसके अंदर ये सारी बात की गई। हम क्लॉज भाई नहीं बता रहे हैं आपको, पूरा कहानी आर्टिकल 16 के बता रहे हैं, उसमें क्लॉज आपको बता दें कौन कौन क्या है। अब देखिएगा इसमें कहा दिया, अब 10th वाले जो स्टूडेंट हो वो कहेगा कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि भाई कुछ डिस्क्रिमिनेशन किए जाएंगे और जो कि नेसेसरी है आपको सोशल वेलफेयर के लिए। तो पहला आप याद रखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और कोई भी फॉर्म आता है अगर 12 लेवल के हैं तो 12 के स्टूडेंट उसके ऊपर वाले एक लिमिट फिक्स कर दिया जाएगा कि यहाँ के बच्चा भर सकते हैं। अगर ग्रेजुएशन के बच्चे हैं तो ग्रेजुएशन के भर सकते हैं। तो ऐसा नहीं समझा जाएगा कि 12 वाले के साथ में डिस्क्रिमिनेशन किए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ग्रेजुएशन का रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे 12 का रिक्वायरमेंट है। 10th लेवल पे MTS का आता है, तो 10th का MTS का आता है तो ये डाल सकता है। ऐसा नहीं कि 9th वाला कहेगा कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। बहुत जगह एज लिमिट फिक्स कर दिए जाते हैं, एज भी फिक्स कर दिए जाते हैं। तो ये सब है इसी बेस पे, क्वालिफिकेशन के बेस पे एज लिमिट फिक्स किया जाते हैं और क्लासेस फिक्स किया जाते हैं कि कौन सा वैकेंसीज आ रहा है तो किसको भरना है और किसको नहीं भरना है। उसी तरह परफॉर्मेंस इन टेस्ट के बारे में बात करें, बहुत सारे ऐसे हैं कि परफॉर्मेंस में एकदम लो है तो उसको क्या किया जाता है, उसको कोई भी शामिल, कोई भी अगर संस्था है, कोई जगह है जहाँ पे एक इफ़िशियंसी की बात करें तो मोर इफ़िशियंसी वाले स्टूडेंट या फिर अच्छे लोग को ही अपने जगह पे लेगा, ना कि आपको डल व्यक्ति को लेकर के आपको परफॉर्मेंस को बेकार करेगा। दूसरा नंबर बात करेगा फिजिकल फिटनेस। अगर बिहार पुलिस या फिर CRPF या कोई भी दूसरा जो फिजिकल ज़रूरत है वहाँ पे फिजिकल वर्क ज़्यादा करने पड़ते हैं तो वहाँ फिटनेस देखेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कहीं बड़ी में जाना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज आती है जहाँ पे फिटनेस ज़रूरी होते हैं तो वहाँ पे आपको फिट रहना ही पड़ेगा। पैर नहीं है तो उस फॉर्म को नहीं डाल सकते। जैसे मान लीजिए कि मैं बिहार पुलिस का ले लेता हूँ, बिहार पुलिस का वैकेंसी आ रहा है, इसमें फिटनेस है। अब इसमें जिसका दौड़ होता है, अब जो दौड़ ही नहीं पाएगा तो उसके साथ तो डिस्क्रिमिनेशन होगा, वो तो फॉर्म ही नहीं डाल पाएगा। तो यहाँ पे कहा गया कि आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते इस बेस पे, तो फिजिकल फिटनेस के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। अगर कोई भी वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी में जो रिक्वायरमेंट है अगर उसको फुलफिल करते हैं तो वैकेंसी डालिए, उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं समझा जाएगा। किसके? आर्टिकल 16 के अकॉर्डिंग उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं समझा जाएगा। दूसरा नंबर रिलीजन के बेस पे आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत जगह ऐसे होता है मंदिर के अंदर में पुजारी होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, तो वहाँ पे प्रीस्ट अगर हिंदू का मंदिर है तो वहाँ हिंदू ही कोई प्रीस्ट वहाँ पे कोई पुजारी बन करके जा सकता है, न कि वहाँ कोई मुस्लिम जा करके मौलवी जा करके वहाँ पे बैठ सकता है। ऐसा नहीं हो सकता, वो फिक्स है कि वो मंदिर में कोई हिंदू ही जा करके उस चीज़ को पूजा करा सकता है, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि कोई स्कूल खोली जा रही है जो कि रिलीजियस पर्पज से खोली जा रही है, हिंदू का या फिर मुस्लिम का, तो वहाँ पे टीचर भी हिंदू रखे जाएंगे। तो ऐसा नहीं समझा जाएगा कि आर्टिकल 16 के अकॉर्डिंग वो वायलेशन हो रहा है, नहीं, ये अलाउ करता है कि अगर कोई भी संस्था है या कोई जगह है जहाँ पर रिलीजियस पार्ट किए जा रहे हैं और वहाँ पे सिर्फ उसी रिलीजन की ज़रूरत है तो आप उसी को शामिल करेंगे, ना कि दूसरा कोई। मान लीजिए कोई मेरा पुजारी का बात कर रहे हैं, कोई मुस्लिम लोग जाकर कहेगा कि मुझे पुजारी वहाँ का बनना है, तो वो नहीं कर सकता। इस चीज़ को अलाउ किया गया है किसके अंदर में? आर्टिकल 16 के अंदर में। इसमें लिख दिया वक्फ बोर्ड की बात की है, इसमें जो भी मेंबर होंगे वक्फ बोर्ड के अंदर में सिर्फ मुस्लिम हो सकते हैं और दूसरा रिलीजन के लोग इसके अंदर में नहीं हो सकते। जैसे वक्फ बोर्ड एक संस्था है जहाँ पे होता है मुस्लिम लोग अपना जो भी संपत्ति इसको दान करते हैं उसका देख रेख करती है वक्फ बोर्ड। अब इसके अंदर में सिर्फ मुस्लिम हो सकते हैं, तो फिर हिंदू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो गया। तो ये कहा जाता है आर्टिकल 16 डिफाइन कर लेता है कि नहीं, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं समझा जाएगा, ये सही है, ऐसा कर सकते हैं। अब देखिएगा हम पहले ही बात करें रेजिडेंस के आधार पर कि हम लोग किसी का डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे देख लीजिएगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, हाँ ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये दो ऐसे स्टेट है कि कोई भी वैकेंसीज अगर आती है स्टेट के अंदर में तो वहाँ पे कुछ रिजर्व कर दिए जाते हैं जिसका जन्म सिर्फ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदर में हुआ है, वही लोग उस सीट को फुलफिल कर सकते हैं, बाहर के लोग वहाँ पे नहीं कर सकते। अभी तक इंडिया के अंदर में दो ही स्टेट है जहाँ पे बर्थ प्लेस के आधार पर रिजर्वेशन दिए गए हैं, तो याद रखिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदर ऐसा किया गया है। अब देखिएगा कास्ट बेस पर भी आपका डिस्क्रिमिनेशन दिखता है। कास्ट बेस पे कहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन दिखेगा? तो रिजर्वेशन। आपको याद है जैसे कि मैं बात कर चुका हूँ कि रिजर्वेशन हम लोग जानते हैं 27% दिए गए हैं ओबीसी को, ठीक है। उसी तरह हम लोग एसटी को जानते हैं और एससी को जानते हैं।
इन लोगों को रिजर्वेशन दिया गया है। 21 बेस पे दिया गया है, तो हम लोग जानते हैं कास्ट बेस पे ही रिजर्वेशन दिए गए हैं। और आर्टिकल हम लोग 15 के अंदर भी बात कर चुके हैं किस तरह का रिजर्वेशन दिए जाते हैं। तो ये भी देखिएगा, कास्ट बेस पे रिजर्वेशन देना तो सही बात नहीं है, क्योंकि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की बात करता है, लेकिन यहाँ पे अलाउ भी करता है आर्टिकल 16 की भाई आप कर सकते हो अगर वेलफेयर के लिए, सोशल वेलफेयर वहाँ पे ज़रूरत है किसी भी निचले तबका को ऊपर उठाने के लिए, तो वहाँ पे स्टेट चाहे तो दे सकती है। अब ये सब जो डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है नहीं कर सकता है वो किसके अंडर में होता है, तो हम लोग जानते हैं कि या तो ये पार्लियामेंट कर सकती है, ठीक है, पार्लियामेंट कर सकती है, संसद कर सकती है, नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली कर सकते हैं, या तो स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब हम लोग बात कर सकते हैं ये पार्लियामेंट का क्या पावर हो सकता है और स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकता है, इससे रिलेटेड कोई कहानी उसको अब हम लोग समझते हैं, कहानी समझिएगा। आर्टिकल 12 में हम लोग स्टेट को डिफाइन कर चुके हैं, तो ये सभी स्टेट को डिफाइन करता है। अब ये जो आर्टिकल 16 जो है पार्लियामेंट को जो अधिकार देता है और स्टेट को जो अधिकार देता है उसको समझ लेते हैं। पार्लियामेंट को अधिकार देता है कि कोई भी एम्प्लॉयमेंट या फिर अपॉइंटमेंट हो रहा है, कोई भी स्टेट के अथॉरिटी, स्टेट के अंदर में कोई भी सीट के अंदर, कोई भी अथॉरिटी के अंदर कोई भी सीट खाली है उसके ऊपर, तो ये क्या कर सकता है, फेवरेबल कंडीशन देखेगा कि वहाँ पर किसी भी व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट में किस तरह के उसका अपॉइंटमेंट करना है, किस तरह के उसको एम्प्लॉयमेंट देना है, उस तरह के लॉ बनाने का अधिकार दे देता है पार्लियामेंट को। ये कहानी पार्लियामेंट कर सकता है। दूसरा नंबर, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकता है, ये भी क्या कर सकता है, कास्ट और रिजर्वेशन देने के लिए। जैसे बिहार गवर्नमेंट 35% वुमेन के लिए दे दिया, तो ऐसा थोड़ी है कि पूरे इंडिया के अंदर लागू हो गया, सिर्फ स्टेट के अंदर में वो रिजर्वेशन लागू होता है। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में भी है कि फेवरेबल कंडीशन देखिए कोई भी कास्ट का, वहाँ पे चाहे तो रिजर्वेशन आप दे सकते हैं। ये कहानी कहता है कौन सा, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में। ये अधिकारी किसको देता है, आर्टिकल 16 के अकॉर्डिंग देता है स्टेट को, पार्लियामेंट को देता है कि अपॉइंटमेंट किस तरह से करना है, देती है। एक तो कहानी आपको आसानी से याद होगा कि अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाती है तो सबसे सुपेरियर जो होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर होता है। मतलब एक ही चीज़ पे दोनों स्टेट गवर्नमेंट और पार्लियामेंट दोनों लॉ बनाती है, तो अगर दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करता है तो लागू कौन होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला। ये आर्टिकल 42 हम लोग जानते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग इसको कहा गया था कि सबसे सुपेरियर जो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ होगा और नीचे में होगा आपका स्टेट गवर्नमेंट का। तो ये सारी कहानी कहता है कौन सा, आर्टिकल 16। तो इस चीज़ को आप अच्छी तरह से देख लिए होंगे। अब देखिएगा, इसको समझ लीजिएगा कि फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन जो आता है, बैकवर्ड क्लासेस कमीशन जो आया था 1953 में आया था, जिसका हेड थे काका कालेलकर। इसको याद रखिएगा, ये डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि इसके हेड कौन थे। उसे सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन जो आया था 1979 के अंदर में आया था, जिसका हेड थे वीवी मंडल। और ये याद रखना है डेट कब आया था, 1979 के अंदर में आया था। और ये जो बात करता था रिजर्वेशन के ऊपर ही बात करता था, इसलिए यहाँ पे लिखे हैं, इसको देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। और इस पे सेपरेट लेक्चर मैं आपको लेकर के आऊँगा। कास्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के अंदर में क्या क्या उसका रिकमेंड करा और किसको लागू किया गया, किसको हटाया गया, सेपरेट। इसके बाद पहले हम लोग बात कर लेंगे, इसके बाद जस्ट आर्टिकल 17 को, उसको समझेंगे। इसमें इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक एंजॉय करें और पढ़ाई करें।